एक इसके नीचे है, यानी कि ऐसे राइट में दो चैम्बर हो गए ऊपर नीचे, ऐसे ही लेफ्ट में ऊपर नीचे के दो चैम्बर हो गए। ऊपर के होते हैं आर्ट्रियम, राइट वाला राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वाला लेफ्ट आर्ट्रियम। तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे के होते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नीचे के वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट, ऊपर के आर्ट्रियम लेफ्ट एंड राइट। ये चार चैम्बर होते हैं। ऊपर के चैम्बर से ब्लड नीचे के चैम्बर में आता है। ये वॉल ऐसे आपको नजर आ रही हो मेरे कर्सर के साथ, इस वॉल से ब्लड नीचे आता है लेफ्ट में, और ऐसे ही इस वॉल से ब्लड आता है नीचे राइट में। तो ऊपर के आर्ट्रियम से ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आता है, और फिर वेंट्रिकल्स से बाहर निकलता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड ये यहां निकला। ये जो हमारा एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जो मतलब पोजीशन है ब्लड की, वो ऐसे ऊपर से निकलता हुआ नजर आता है। वैसे ये फाइन मतलब यहाँ जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, उनसे निकल के उसका जो डायग्राम मतलब अंदर अपने एनाटॉमी में उसका ये फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से है कि वो यहां से ब्लड निकलता है। ये आयोर्टा यहां इसके नीचे से मतलब जाके, और ये यहां से निकलता है, ये आयोर्टा है। तो लेफ्ट चैम्बर हो गए, राइट हो गए, दोनों में आर्ट्रियम ऊपर के लेफ्ट एंड राइट, वेंट्रिकल्स नीचे के लेफ्ट एंड राइट। फिर ये चैम्बर्स हुए। इन चैम्बर की जो कवरिंग है, जो सबसे अंदर का मसल्स जो ही हैं, अंदर वाली को बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। अगर इसको देखें आप, ये जो सबसे अंदर की जो मसल्स हैं दैट इज एंडोकार्डियम। उसके ऊपर का की जो लेयर बनेगी मायोकार्डियम, उसके और ऊपर की लेयर एपिकार्डियम, मतलब सबसे बाहर की लेयर। एंडोकार्डियम सबसे अंदर की, बीच की मायोकार्डियम, सबसे बाहर की एपिकार्डियम। और इस पूरे हर्ट को एक फर्दर से एक कवरिंग आती है पतली सी, उस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये मसल्स हैं एंडो अंदर की, उसके बाहर मायो बीच वाली, और सबसे बाहर की एपी। ये मसल्स होगी, इस पूरी चीज को कवर कर लेते हैं फिर पेरिकार्डियम से। एक मेम्ब्रेन सैक बनता है, वो ये पूरे उसको हर्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये हार्ट की मसल्स होगी, ये हार्ट के चैम्बर्स हो गए। चैम्बर में लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड। ऊपर के आर्ट्रियम, नीचे के वेंट्रिकल्स। अब आपके क्वेश्चन पेपर में ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था वाल्व्स के ऊपर। ये जो वाल्व है, एक वाल्व ये हो गई जो ऊपर का ब्लड नीचे आएगा लेफ्ट साइड में, एक वाल्व ये है जो राइट साइड में ऊपर का ब्लड नीचे आएगा। दो वाल्व होगी। तीसरी वाल्व जो लेफ्ट साइड का ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, और चौथी वाल्व जो राइट साइड का ब्लड बाहर निकलेगा। देखो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है, तो दोनों तरफ एक एक वाल्व होगी लेफ्ट और राइट में। ऊपर जो आर्ट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स हैं, आर्ट्रियम का ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आता है, तो दो वाल्व वहां वहां होगी लेफ्ट और राइट की। ये वही है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये लोकेटेड बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, यहां पे ये वाल्व है ट्राइकस्पिड। इसका वाल्व का नाम याद रखना, ट्राइकस्पिड। ये है आयोर्टा। एक है आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, ये देखिए ये आयोर्टा है, आगे इसमें से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, और फिर फर्दर फाइनल कैपिलरीज में जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज शो कर रखी है वो। आयोर्टा तो एक ही है, आगे उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज दिखा दी उन्होंने। आपको उन पे नंबर पे जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये समझने की जरूरत है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा से ब्लड निकला, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 और 4 नहीं, बहुत सारे आर्टरीज में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा वो।
पूरे ब्लड, पूरे बॉडी में जाना है ब्लड। तो मेन जो आयोर्टा है उसमें से फर्दर बहुत सारी आर्टरीज निकलेंगी, आर्टरीज से आगे बहुत सारी कैपिलरीज निकलेंगी, और ऐसे हर इंडिविजुअल सेल तक ब्लड जाता है। अब ये देख लीजिए भी कितना सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक पाइप से, और इतने सारे छोटे छोटे, मतलब अब ये लगाओ कि जैसे खेत में पानी देते हैं तो पीछे से अपनी एक नाली आ रही होती है, और फिर खेत के अंदर हर प्लांट है, तो ऐसे ही बॉडी के अंदर हर सेल है, और एक पाइप से पानी आया, ब्लड आया, वो हर सेल तक पहुंच गया। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि कैसे कैसे फाइन नेटवर्क बनता है। तो बहुत सारी ब्रांचेज बनती हैं आगे चल के। आपको जो मतलब बेसिक जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको लेफ्ट के चैम्बर्स, राइट के चैम्बर्स, ऊपर का ब्लड नीचे आएगा, यहां का ब्लड नीचे आएगा, और फिर इसका ब्लड बाहर निकलेगा लेफ्ट का, ऐसे ही राइट का निकलेगा। लेफ्ट का निकलता है तो आयोर्टा में, राइट का निकलता है तो ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये ब्लड का हार्ट के अंदर का मूवमेंट, फिर हार्ट से बाहर निकलने का मूवमेंट। अंदर का ये ऊपर का नीचे आया, यहां का ऊपर का नीचे आया। ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है। याद रखने के लिए ये देख लेना कि बाई साइड बाइकस्पिड है, बी और बी। बाई साइड बाइकस्पिड है तो इसका मतलब दूसरी साइड ट्राइकस्पिड है। फिर ये आयोर्टा में निकलेगा, इधर पल्मोनरी आर्टरी में। और आर्टरी और वेन में भी कंफ्यूजन नहीं रखना। जो भी हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं, यानी कि हार्ट का ब्लड लेके जाती हैं, वो आर्टरी होती हैं। और जो हार्ट के पास ब्लड लेके आती हैं, आती मतलब जो हार्ट में लेके आएंगी ना, ये ब्लड यहां से बाहर निकला, यहां से निकला, घूम फिर के वापस फिर हार्ट में आना होता है, ऊपर की साइड से एंटर करता है। ऐसे लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करेगा, राइट आर्ट्रियम में एंटर करेगा, ऊपर की साइड से एंटर करता है, फिर नीचे जाता है, और फिर वेंट्रिकल से बाहर निकल जाता है। ऐसे घूम फिर के ये वापस ऐसे आर्ट्रियम में आया, फिर नीचे वेंट्रिकल में गया, उससे बाहर निकल गया, फिर ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, घूम फिर के वापस यहां जाएगा। ये हाँ, इसको भी देख सकते हैं आप। ये जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से बाहर निकला, ऊपर से नीचे आया बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ये ना इसके बैकवर्ड फ्लो को बंद कर देता, बंद हो जाता है। मतलब जब भी हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा, इसलिए ये कस्प ऐसे बने होते हैं। आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से आयोर्टा में जाके पूरे बॉडी में ब्लड फैल गया। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, सेल्स तक पहुंचा, सेल्स ने उसकी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अपनी डाल दी। ये जो नॉर्मल सेल का रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, वो सब एक्टिविटी चलती रहती हैं। तो सेल्स ने रेस्पिरेशन हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट हुई, एनर्जी मिली, उस ब्लड से ही उसको सब कुछ मिलना है, ऑक्सीजन भी, न्यूट्रिएंट्स भी। तो जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उन्होंने उसके न्यूट्रिएंट्स ले लिए, उसकी ऑक्सीजन ले ली, और अपने जो भी मेटाबोलाइट्स हैं वो ब्लड में डाल दिए, और ऑक्सीजन ली है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दी। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यहां से जैसे निकला ये ऑक्सीजनेटेड, पूरी बॉडी में घूम फिर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ गया, राइट साइड, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से फिर ये नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ये ट्राइकस्पिड वॉल को पास करके राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ये जाएगा लंग्स में। जो लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन आ गई। जो लेफ्ट साइड से ब्लड ऑक्सीजनेटेड निकला था, ये हुआ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में घूम फिर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आया, ये नीचे गया, और फिर यहां से बाहर निकला पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे जाने के लिए। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स में गया, लंग्स में अपनी CO2 दे दी, जो हम बाहर रेस्पिरेशन के थ्रू फिर हम CO2 बाहर निकाल देते हैं, और लंग्स में से ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन लेके लंग्स में से फिर ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है, और फिर ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, बॉडी में गया, डीऑक्सीजनेट होके
राइट साइड आ गया, नीचे आया, आर्ट्रियम में आया, वेंट्रिकल में आया, बाहर निकला, लंग्स में गया, ऑक्सीजन ली, फिर वापस इसमें लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। ये सब ऐसे सर्कुलेशन चलता जाएगा। अगर आप इसको देखें तो लेफ्ट से निकला हुआ ब्लड राइट में आता है, और फिर राइट से निकल के ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाके लंग्स से ऑक्सीजन लेके लेफ्ट साइड आ जाता है। तो लेफ्ट का राइट में आया, राइट से उधर लंग्स में गया और लेफ्ट में आ गया। तो राइट का लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट का राइट में आएगा। तो दोनों साइड अगर देखें तो एक डिफरेंस है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का। यानी कि लेफ्ट का निकला ऑक्सीजनेटेड, बॉडी में घूम फिर के डीऑक्सीजनेट होके, कहते हैं ना कि भाई बाहर निकले आप हार थक के, दोबारा से फिर घर में आ गए। तो ब्लड निकला, अपने सारा कुछ दे के, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दे के, घूम फिर के वापस राइट आर्ट्रियम में आ गया। ऐसे ही फिर यहां से निकल के ये लंग्स में जाएगा, वहां से दोबारा से अपना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लेके, बाकी ब्लड में उस न्यूट्रिएंट्स तो चल ही रहे हैं, वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, और ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहेगा। तो ये वाल्व आप याद कर लीजिएगा, ट्राइकस्पिड राइट साइड, बाइकस्पिड बाएं साइड लेफ्ट साइड। उसके ये तो हो गए जो बीच की वॉल्व थी, ये वाली ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। अब बाहर निकलने वाली वॉल्व भी दो होंगी, एक पल्मोनरी वॉल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में खुलती है, और एक आयोर्टिक वॉल्व जो आयोर्टा में ओपन होती है। तो ये आयोर्टिक वॉल्व से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा ब्लड, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास जाएगा। इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फंक्शंस ऑफ हार्ट। फंक्शंस ऑफ हार्ट में वही उसने ब्लड को की मूवमेंट चलनी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, वहां से ऑक्सीजन लेगा, देन इट विल गो टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सब सिस्टम ऐसे फंक्शन इसका ब्लड का चलता रहेगा। मतलब मेन फंक्शन क्या है ब्लड का, हार्ट का, ब्लड को पंप करना। पंपिंग दोनों टाइप के ब्लड की होगी, ऑक्सीजनेटेड की भी और डीऑक्सीजनेटेड की भी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी ऑक्सीजन देने के लिए जाएगा। मतलब जिसके पास ज्यादा चीज है वो अपनी देने के लिए जाता है, और जिसके पास कम चीज है वो लेने के लिए जाता है, ये समझ लीजिए। तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन देने के लिए जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये अब आप बाद में आराम से भी अगर पढ़ते हैं, वो पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है कि यहां से ये ऐसे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड लेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा। वो पूरी सीक्वेंस इसमें लिखी हुई है। अगर मान लो आप भूल जाते हैं तो यहां से रीड कर लीजिएगा। ये वही ब्लड सर्कुलेशन शो किया हुआ है। ये जो रेड कलर का है ऑक्सीजनेटेड है, तो ऐसे बाहर निकलता है, ट्रेवल करता है, और डिफरेंट साइट्स पे उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होके अपनी ऑक्सीजन देके वेन्यूल्स के थ्रू वापस कलेक्ट होके अपना राइट आर्ट्रियम में आता है। ये उसी को शो किया हुआ दोबारा से, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे वहां से जाके पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन लेके ये दोबारा से वापस आ जाता है। राइट साइड से निकला, मतलब एक इस लंग में चला गया, उस लंग में चला गया, वहां से जाके ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया।
ये इसका पूरा जो सिस्टम चलता है कैसे कैसे, मतलब आयोटा से निकला, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये जो फाइन नेटवर्क चलता है इसको बोलते हैं हम आर्टीरियोल्स, आर्टरीज के वाले को रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये वाला जो सिस्टम है ये ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करता है, इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत यहीं पे पड़ती है। मतलब मेन पाइप है आयोर्टा, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होके फर्दर आगे आर्टीरियोल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज या फिर आर्टीरियोल्स, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर आगे कैपिलरीज, और इतना फाइन नेटवर्क बनता है कि इंडिविजुअल सेल तक जाता है ये, और वहीं से जहां इंडिविजुअल सेल तक ये पहुंचा उसी के साथ वेन्यूल्स जुड़े हैं। तो ये अपना ऑक्सीजन देके और वापस वेन्यूल्स में आ जाता है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। मतलब कैपिलरीज से वेन्यूल्स में एंटर करना, और एक्सचेंज के बाद ये वेन्स में आता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ये हमारे ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो ब्लड का रिटर्न कम हो जाएगा, रिटर्न मतलब उसकी वापसी हार्ट में। तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इसलिए भी होता है, यहां से देखिए, ये जो वॉल है ये आर्टरी है, ये वेन है। आर्टरी की जो वॉल है ये बड़ी रिजिड होती है, ये कह लो कि बिल्कुल टाइट वाली पाइप। और ये वेन्स की जो वॉल है इसमें इलास्टिसिटी होती है, ये इतना रिजिड नहीं होती है। तो जो चीज रिजिड है वो रेजिस्टेंस करेगी, जिसमें इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो अपनी कैपेसिटी चेंज कर लेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये इसलिए इनको कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस वेसल्स ये सभी हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ये वाले हैं आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्योल्स, वेन्स, ये सब हैं ब्लड वेसल्स। तो यहां तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इनकी वॉल्स रिजिड होती हैं इसलिए इनको रेजिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं। इनकी वॉल्स में इलास्टिसिटी होती है इसलिए इनको कैपेसिटेंस वेसल्स बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस वेसल्स, जैसे मान लो हम कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन ज्यादा करें, मतलब खूब सारी अच्छी हेल्दी डाइट लेते रहें और योगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, तो वो फैट्स, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इन रेजिस्टेंस वेसल्स में हो जाता है, जिसकी वजह से मान लो एक अपने हाथ को गोल करके समझिए कि पाइप है और इसके चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर का जो छेद बचा जिसके अंदर से ब्लड ट्रेवल करना है वो कम रहेगा, डायमीटर कम होता जाएगा। जितना ज्यादा डिपोजिशन होता जाएगा उतना ही कम डायमीटर होगा। अब डायमीटर कम होता जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। हमने योगा करके या फिजिकल एक्टिविटीज करके इस कोलेस्ट्रॉल के, इस फैट्स के डिपोजिशन को रोकना है, ताकि ये डायमीटर खुला रहे, वो पाइप खुली रहे और रेजिस्टेंस कम हो। जितना ज्यादा डिपोजिशन होता जाएगा इनकी वॉल्स में उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। यहां पे अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, एक कैपेसिटी तक तो इंक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा अगर इंक्रीज होता गया तो वो हार्ट पे जो वापस जाना है ब्लड उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो उसके एक अलग इफेक्ट पड़ते हैं। उसका ब्लड प्रेशर के साथ रिलेशन नहीं है, बट उसका जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस्कीमिक हार्ट डिजीज, उस टाइप के जो अदर डिजीजेज हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अरिदमिया, वो उन सारी चीजों में वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो ये सब हार्ट की डिजीजेज हैं। ये इनकी वॉल्स हैं, कैसे उसमें यही दिखाया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, मतलब मेन एक आयोर्टा, फिर फर्दर आर्टरीज, और ये ऐसे ऐसे करके छोटी आर्टरी आ गई, ये कैपिलरीज आ गई, कैपिलरीज का नेटवर्क बना, यहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा है। ये रेजिस्टेंस समझिए, ये एक्सचेंज, ये फिर कलेक्शन हो गया, ये कैपेसिटेंस, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट साइड ऑफ द हार्ट आएगा।
कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में जैसे आप अपने हाथ को लीजिए और उसको ऐसे मुट्ठी बंद करना खोलना, मुट्ठी बंद करना खोलना, ये समझिए। जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं दैट इज सिस्टोल, उसको खोल रहे हैं तो डायस्टोल। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टोल, और मुट्ठी जब आप खोल रहे हैं ये डायस्टोल, रिलैक्सेशन। हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको सिस्टोल बोलते हैं, और फिर हार्ट रिलैक्स करेगा, रिलैक्स मतलब उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ब्लड आता जाएगा और हार्ट रिलैक्स होता जाएगा, ब्लड आता जाएगा हार्ट रिलैक्स होता जाएगा, ये डायस्टोल। और जब एकदम से कंट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, हार्ट से ब्लड बाहर निकल जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है और एक तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। ये इसका पूरा एक साइकिल चलता है, एक 1 राउंड ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, उसमें रिलैक्सेशन फेज है, फिर आर्टेरियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, और फिर ब्लड बाहर निकल जाता है, और फिर वेंट्रिकल डायस्टोल, पूरा उसके अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है हार्ट के अंदर। यानी कि हार्ट के अंदर ऊपर से ब्लड आया, ऊपर के चैम्बर से फिर नीचे के चैम्बर में गया, नीचे के चैम्बर से फिर बाहर निकल गया। ये सब वो मोमेंट जो है, ये राइट साइड का, इसकी तरफ लेफ्ट साइड का। अब ये सारा जो आपने बहुत बार ईसीजी देखा होगा, पेपर के ऊपर इस तरह का डायग्राम, हाँ इस तरह का ये वेव्स नजर आती होंगी। ये सब भी अपने हार्ट के फंक्शंस की वजह से। हार्ट में यहाँ पे एक वाल्व है जिसको बोलते हैं एसए नोड, पेस मेकर। कई बार सुना होगा कि भाई किसी का पेस मेकर, ये एसए नोड ठीक से काम नहीं करती तो फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगवाना पड़ता है। तो ये पेस मेकर है जो यहाँ पे अपना इम्पल्स जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, जो करंट पूरे हार्ट में फैलेगा। इस करंट की वजह से हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन करना है, सिस्टोल करना है, तो ये ऐसे नोड पे जनरेट होता है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे ये करंट जनरेट हुआ। ये करंट जनरेट होके आर्ट्रियम पे जाएगा, दोनों आर्ट्रिया पे, लेफ्ट वाले पे भी राइट वाले पे भी, और वो कंट्रैक्ट करके इस वॉल्व के थ्रू अपना ब्लड नीचे भेज देते हैं। ये राइट साइड का वॉल्व खुला, ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, और ये नीचे चला जाता है। तो ये करंट जनरेट करता है और ये फिर करंट फैल गया आर्ट्रिया पे। आर्ट्रिया पे फैलने के बाद फिर यहाँ पे दूसरी नोड है, इसको बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड पे ये करंट जाता है। ये अपना नेचर का ही कमाल है, समझिए कि यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, 0.01 मिली सेकेंड, मतलब इतना कम टाइम के लिए, उससे इसको टाइम मिल जाता है ऊपर के ब्लड को नीचे आने के लिए। फिर यहाँ पे ये आ जाता है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, HIS, हिज कह लो चाहे, बट हिस उसका प्रोनाउंसिएशन है, बंडल ऑफ हिस। बंडल है यहाँ पे बहुत सारे इनका नेटवर्क है, और इसके बाद ये पूरा इधर फैल जाता है, बंडल ऑफ हिस। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, ये फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल्स में फैले हैं, और उसके बाद वो करंट वेंट्रिकल्स पे चला जाता है, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जाता है। तो एक तो हार्ट का के अंदर मसल्स, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, वो सब देखा आपने। उसके बाद इसके अंदर की वॉल्स, ये 4 वॉल्स हो गई, 1 2, और यहां से बाहर निकलने वाली 3 4। उसके बाद इसका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्योंकि इसका मेन काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड की पंपिंग किस पे डिपेंड करती है? इस करंट पे। ये करंट यहाँ पे जनरेट होता है एसए नोड पे, एसए नोड से आर्ट्रियम पे, आर्ट्रियम से एवी नोड पे, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, एंड देन वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स पे करंट जाता है, मतलब आर्ट्रियम पे करंट जाएगा तो आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स पे करंट गया तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। और ये इतने कम टाइम के लिए होता है, 0.8 सेकंड में तो पूरा साइकिल चला जाता है। ऐसे लगता है कि पूरा हार्ट एक ही बार में कंट्रैक्ट किया है। और इस 0.8 सेकंड में होता है, तो इसी वजह से अब 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करें हम 1 मिनट में, इसलिए 72 बीट्स आती हैं।
वो मतलब ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करके, अगर 1 सेकंड में 1 बीट आती तो 1 मिनट में 60 बीट्स बनती। 1 सेकंड से भी कम में 1 बीट आ जाती है, तो 72 बीट्स बन होती है नॉर्मल। और ये टाइम कंडीशन के साथ, अपनी फिजिकल कंडीशन के साथ, अपने एज के साथ, डिफरेंट डिजीजेज के साथ ये बीट्स चेंज होती हैं। जैसे आप भागते हैं तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अब हार्ट बीट फास्ट क्यों हुई? ये बहुत सारे मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हार्ट बीट क्यों फास्ट हो जाती है? क्योंकि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनकी एक्टिविटी बढ़ गई। जैसे हम ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा खाना खाते हैं, हमारी भूख बढ़ गई। ऐसे ही सेल्स की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनका वर्किंग बढ़ जाती है। वर्किंग बढ़ेगी तो उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा कहां से आएगा? ब्लड से। तो ब्लड ज्यादा भेजना पड़ेगा। ज्यादा ब्लड भेजने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले बॉडी का जो काम है कि अपनी हार्ट बीट बढ़ाता है। हार्ट बीट बढ़ाने के लिए मैसेज कहां से आया? वो सारे सिस्टम की वजह से यहां से ऐसे नोड पे करंट का जनरेशन ज्यादा हो गया, जल्दी जल्दी करंट आ रहा है और जल्दी ट्रेवल कर रहा है, तो हार्ट बीट बढ़ गई। तो ये सारा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसी के थ्रू बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट होती है, बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। और इन सब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से अपने सभी ऑर्गन्स, सभी टिश्यूज लाइव रहते हैं। जैसे आप बैठे हैं और एकदम से खड़े होते हैं, कई बार गर्ल्स में ऐसा देखने को मिलता है। आप तो वैसे योगा और फिजिकल एजुकेशन के हैं तो शायद आप लोगों में कंडीशन नहीं आई होगी, बट कई बार देखा होगा कि बैठा हुआ बंदा है, एकदम से खड़ा होता है और चक्कर खा के गिर जाता है। मतलब उसको आंखों के, या एक्सपीरियंस क्या होगा, फीमेल में खासकर जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है तो अचानक से जब खड़े होते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है। वो सब क्यों है? क्योंकि यहां पे जो इम्पल्स का जनरेशन होना था अचानक से, मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सब काम चलते हैं। जब हम एकदम से खड़े होते हैं तो अपने ब्लड की पूलिंग नीचे की तरफ होती है, और ब्रेन को एक कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो अपने आंखों के सामने अंधेरा स्टार्ट हो जाता है। अगर वो ड्यूरेशन बढ़ती जाती है तो आपको चक्कर भी आ जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए ब्लड ब्रेन को नहीं पहुंचा तो आप अनकॉन्शियस भी हो जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए नहीं पहुंचा तो ब्रेन की सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ब्रेन की सेल्स डेड हो गई तो उन सेल्स से बॉडी का जो फंक्शन कंट्रोल हो रहा था, जैसे अपने हाथ की मूवमेंट है, लेग्स की मूवमेंट है, सोचने का है, खाने पीने का है, लिखने का है, वट मतलब बॉडी का जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल ब्रेन करता है। तो ब्रेन की जो सेल्स डेड हो गई तो ब्रेन, बॉडी का अपना वही सिस्टम खत्म हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं पैरालिसिस, या लकवा मार जाता है। तो वो ब्रेन को जितने भी मतलब ड्यूरेशन अगर वो इंक्रीज होती जाए, ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की, ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन की रुक गई, जितनी देर के लिए रुकेगी उतना ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुकती है तो आंखों के सामने अंधेरा हो गया, थोड़ा सा और बढ़ी तो आपको चक्कर आ गया, फिर और बढ़ी, सप्लाई और रुक गई तो अनकॉन्शियस हो गए। तो ऐसे जैसे ऐसे ऐसे मतलब सीवियरिटी इंक्रीज होती है। और इस सब को रोकने के लिए बॉडी में ये फाइन नेटवर्क है न्यूरॉन्स के, जो ऐसे नोड पे उसको करंट को फास्ट जल्दी पहुंचाते हैं, और ये सारा करके बॉडी की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म यही है कि हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इवन कि आपने अगर मतलब इमोशनल उसमें देखते हैं, आप अपने किसी मान लो लव लव अफेयर में हैं, तो आप जब उसको देखते हैं तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसमें भी यही साइंस चलती है कि जैसे भी आप देखते हैं, आप इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते ही आपकी बॉडी में सिस्टम चलता है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होती है। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एकदम से जो ब्लड पहुंचाना था वो हार्ट बीट फास्ट करके पहुंचाता है फिर हार्ट। तो ये मतलब कंपनसेटरी मैकेनिज्म कह लीजिए या डिफेंस मैकेनिज्म, तो हर चीज को कंपनसेट करने की करती है बॉडी, कोशिश करती है। ऐसे ही जैसे इम्यून सिस्टम में था, ऐसे ही यहाँ पे है। ये ऐसे नोड के बारे में है भी, ऐसे नोड
पे रिदम जनरेट हुई, वो पूरे आर्ट्रियम पे जाती है, फिर एवी नोड पे, ये है बंडल ऑफ हिस, जिसको बंडल ऑफ हिस, यहाँ से ये पुरकिंजे फाइबर्स निकले लेफ्ट में और राइट में, और ये पुरकिंजे फाइबर से फिर वो करंट चला गया वेंट्रिकल्स पे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड बाहर निकलता है। राइट वाला चला जाता है ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में, लेफ्ट वाला चला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ये उसका ईसीजी आता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जहां जहां रिदम जाती है, रिदम मतलब करंट कह लो या रिदम कह लो, जहां जहां भी करंट जाता है उसके अकॉर्डिंग वेव्स ये हमारा बनता रहता है। अगर करंट के कंडक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि हार्ट के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वेव्स आती हैं। ये ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by circulating blood against the walls of the arteries। आर्टरीज क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस वेसल्स हैं, इनकी वॉल रिजिड है, इनकी वॉल के ऊपर जो बहता हुआ ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस वॉल के ऊपर, दीवार पे उसकी, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इस तरीके से लिखते हैं 120/80। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है उस टाइम का ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोल देते हैं ऊपर का बीपी। ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जब हार्ट रिलैक्स करता है, जब हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा होता है। तो किसी भी टाइम पे उन रेजिस्टेंस जो आर्टरीज हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स, इनके अंदर तो ब्लड हमेशा रहेगा। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, उस टाइम पे बीपी इतना होता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, उस टाइम पे बीपी इतना होता है। ब्लड हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ट ने कंट्रैक्शन किया, ब्लड उसके अंदर चला गया, फिर रिलैक्स हो रहा है तो उस टाइम वहां पे ब्लड आगे चलता जाएगा, वहां उसके आगे ब्लड नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ब्लड वेसल्स में हमेशा ब्लड रहेगा, बस प्रेशर चेंज हो जाता है जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है। तो 120/80 mm मतलब मिलीमीटर, और Hg मरकरी। अगर आपने बीपी नापने की वो मशीन देखी हो ना, उसमें ऐसे हवा से भरते हैं पंप से और वो ऊपर उठता है पारा, उस पारा को बोलते हैं मरकरी। मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर वो ऊपर उठ रहा है। 120 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 मिलीमीटर मरकरी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब बीपी इससे ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि बीपी बढ़ गया, बीपी हो रखा है, बट बीपी तो हमेशा ही चलता रहता है। जब इससे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। जब इससे कम हो जाता है तो हम बोलते हैं लो बीपी या हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब प्रेशर, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। ये वही रेजिस्टेंस वेसल्स में जो अपना फैट्स का रोल, डिफरेंट जो डिपोजिशन हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल का, ये देखिए ये ऐसे डिपोजिशन होने से इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज होती है, तो इसके वॉल के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से ये स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक मतलब एक हार्ट का आता है, एक ब्रेन का भी स्ट्रोक होता है, वो तक जाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये कुछ वो है, आपको देख के अगर वर्ड समझ रहे हो, आर्टीरियो या कार्डियो का मतलब क्या है, किसी भी वर्ड के आगे पीछे लगे हो तो। अब आपको दिखाते हैं, ये 20 योगा के आसन्स हैं जो हार्ट पेशेंट्स में यूजफुल हैं। आप इनके नाम देख लीजिएगा, योगा फॉर हार्ट पेशेंट्स, तो इसमें ये नाम है सारे, अपना याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी हैं। जी बच्चे, हाँ एग्जाम में देखो, मैं अभी आपको, ये आपका सिलेबस है, शो हो रहा है आपको? हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये है सेल। सेल, सेल का स्ट्रक्चर और उस सेल के अंदर कौन कौन से उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, या मतलब वो सिर्फ उनके नाम नाम, उनके फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सेल का एक स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स,
उनमें से दो तीन को बस कर ले भाई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है, वो सेल को एनर्जी देता है। राइबोसोम्स हैं, सेल के अंदर जो भी प्रोटीन वगैरह वो सब सिंथेसिस का चलता है। डीएनए, आरएनए, ये तीन चार चीज याद कर ली, ये आ गया सेल। सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू चार टाइप के हैं। वो उन चारों टाइप के जो टिश्यूज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नाम, वो टिश्यूज कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी लाइनिंग में है, और उनके दो दो चार चार फंक्शन भी, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो जितनी भी लाइनिंग है बॉडी के अंदर, मतलब जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो वाल्स बनती हैं, उसमें एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में है, वो अपना नर्व सेल से मिलके बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो चीजों को कनेक्ट करने में काम करता है, जैसे ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ऐसे उनके जब टिश्यूज के टाइप्स और उनके अंदर उसके डायग्राम, वो एग्जाम्पल्स, उनकी क्रिया, उनके फंक्शंस, मतलब छोटे छोटे थोड़े थोड़े से दो दो चार चार फंक्शन कर लोगे। फिर आपका ये आ गया स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। इसको उसी के अकॉर्डिंग मैंने करवाया है कि जो आपके सिलेबस से रिलेटेड बनता है। डेप्थ में मतलब इतना डेप्थ नहीं करवाया है कि जो साइंस के स्टूडेंट के लिए होता है, इतनी ही डेप्थ करवाई है जो एक योगा के स्टूडेंट को चाहिए होगी। फिर उनके योग के प्रभाव, तो आपके स्केलेटल सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में जो जो भी आपके योगा के आसन थे, उनके जो भी इफेक्ट्स आते हैं वो आपके हो गए थे। ब्लड का जो भी कंपोजिशन है, उसमें जो प्लाज्मा है वो उसके एलिमेंट्स हैं, डीएलसी क्या है, टीएलसी क्या है, उनके आगे फर्दर, क्योंकि ये आपके वो सारे सिस्टम को लेके ये आपका इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब डेप्थ इतनी नहीं करवाई है साइंस के अकॉर्डिंग, उतनी ही डेप्थ करवाई है जितना आपको रिक्वायर्ड है। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको रिक्वायरमेंट मुझे तो लगती नहीं है। बाकी आप अगर पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखें तो उससे आपको और भी आइडिया लग जाएगा, इससे ज्यादा डेप्थ है नहीं। बनेगा भाई, बनेगा। 16 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बनता है, क्योंकि वो पूछने वाला भी तो उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा ना कि उसमें आप लिखेंगे क्या। मान लो इसमें से क्वेश्चन पूछता है आपके स्केलेटल सिस्टम का पूछा, मान लो अकेले स्केलेटल सिस्टम के ऊपर है, बड़े आराम से 16 नंबर का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम है क्या। उसमें आपकी वो दो तीन टाइप की बोन आ गई थी, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, ये वो, और स्केलेटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन, उसमें डिफरेंट जो भी जॉइंट्स थे, उन जॉइंट्स के आप डायग्राम पता हो तो बना दोगे, नहीं तो नाम दो चार लिख दोगे। इमूवेबल हैं, फ्रीली मूवेबल हैं या स्लाइटली मूवेबल हैं, उनकी मूवमेंट के जो मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड योगा का जो भी इफेक्ट पड़ता है। अब जो जैसे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, उनके अंदर जो हम बोलते हैं कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, तो उनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, आप उसको ऐसे करके कहानी आगे तक जोड़ सकते हैं, बड़े आराम से 16 नंबर का बन जाएगा। ऐसे ही मान लो मस्कुलर सिस्टम का आता है, तो मसल्स क्या होती हैं, उसके अंदर आपके एक्टिन, मायोसिन तक हम पहुंचे ही थे, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, कहाँ, और मसल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, उनके नाम, कौन कौन सी मसल हैं, किस किस के अकॉर्डिंग उनके नाम नोमेनक्लेचर करते हैं, और फिर आगे आपका योगा का उन मस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो 16 नंबर का तो बन जाता है। ये उसके हार्ट से रिलेटेड वो जो जो भी हमने आसन वहां पढ़े थे, उन ये नाम है यहाँ पे आपको वो दिखाए थे ना, ये सब आसन के नाम। तो नाम और असल में या तो नाम से आपको पोजेज तो वैसे ही ध्यान आ जाएंगे, आप तो इस सब्जेक्ट के हैं ही वैसे, अदरवाइज फिर पोजेज यहाँ से भी देख सकते हैं आप। ये आयुष की साइट है। अभी आपको पता होगा तो योगा से रिलेटेड भी वो मिनिस्ट्री बनी है ना, जिसमें आयुष मिनिस्ट्री। यस सर। हाँ हाँ, तो उसकी ये इसने भी अपना योगा के ऊपर जो जो थोड़ा सा दे रखा है, ये आप नेट से निकाल के देख सकते हैं। मतलब इसकी में आप ये हार्ट वाला है ना चैप्टर, तो इसलिए हार्ट से रिलेटेड जो भी आयुष ने अपने साइट पे डाला है उसको भी एक बार आप नजर मार सकते हैं।
और आपसे रिलेटेड, योगा से रिलेटेड मतलब ये रिसर्च आर्टिकल है। अगर आप इसको मतलब थोड़ा साइंस के एंगल से देखें तो इफेक्ट ऑफ योगा थेरेपी ऑन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियो ऑटोनॉमिक फंक्शन इन हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर के कुछ पेशेंट्स लिए इन्होंने और दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक में उन्होंने नॉर्मल थेरेपी दी और एक में साथ में योगा करवाया। ये योगा थेरेपी थी कि भाई उन्होंने कौन कौन सी थेरेपी करवाई योगा के, ये नाम लिखे हैं, उनके कितनी बार करवाई और कितनी कितनी देर के लिए करवाई। और उसके मतलब हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स लिए मेडिकल थेरेपी चल रही है एक में तो अकेली, और एक में मेडिकल थेरेपी प्लस योगा थेरेपी, और ये योगा थेरेपी उन्होंने यूज की। उस योगा थेरेपी से जो आउटकम है ये है पेशेंट्स जिनमें मेडिकल थेरेपी प्लस योगा थेरेपी थी, तो इसको योगा ग्रुप बोल देंगे। ये कंट्रोल ग्रुप जिसमें सिर्फ मेडिसिन चल रही है। तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट चेंज है। जैसे सिस्टोलिक बीपी जो उसका ब्लड प्रेशर था पहले 140 था, योगा वाले ग्रुप में 131 आ गया। इसमें 142 से 139 थोड़ा सा कम हुआ। तो ऐसे ही आप कोई से भी पैरामीटर देखते हैं, ब्लड प्रेशर के देखते हैं, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 80 होना चाहिए, ये 120 होना चाहिए, ये हार्ट रेट है। तो आप देखिए कि योगा वाले ग्रुप में जो इफेक्ट आया वो बहुत ज्यादा है, 98 से 84 पे आ गया, या 97 से सिर्फ 94 पे आया है। तो मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में योगा करते हैं वो बेनिफिशियल है आपकी प्रिवेंशन के लिए, मतलब हम सबकी। और जब डिजीज वाली कंडीशन में मेडिसिन के साथ साथ योगा कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट और ज्यादा फास्ट है, ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट है। तो वो ज्यादा इंप्रूवमेंट को शो किया हुआ है इनके अगर पैरामीटर्स को अगर आप देखते हैं तो आपके फील्ड का है तो इस तरीके से आप भी मतलब कुछ भी किसी भी योगा की एक्टिविटीज को लेके किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करके आप भी अपना इस टाइप के रिसर्च आर्टिकल छाप सकते हैं। ये है इफेक्ट ऑफ योगा ऑन इंडाइसिस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये महाराष्ट्र की इन्होंने 200 गर्ल्स ली और उनके अंदर इफेक्ट देखा, वही सेम, बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट इसके ऊपर शो किए हुए हैं इन्होंने। तो आप इस टाइप के खुद भी कर सकते हैं। बाकी अपना हार्ट से रिलेटेड ये सब सिस्टम आप पढ़ ही चुके हैं, उसमें ये योगा के आसन ऐड कर देंगे भाई योगा से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। और थोड़ा आप अगर कुछ रेफरेंसेस देना चाहें तो इस टाइप के कुछ चीजें भी दे सकते हैं कि भाई ऐसे इंप्रूवमेंट आता है। फाइन। बच्चे, ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ का सर्कुलेशन ब्लड के सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड है और ब्लड के सर्कुलेशन में हार्ट कनेक्टेड है। तो हार्ट के थ्रू ही लिम्फ और ब्लड का सर्कुलेशन होता है। लिम्फ का सर्कुलेशन में मतलब सीधे सीधे हार्ट का नहीं कह सकते हम। अगर आपने लिम्फ का सर्कुलेटरी डायग्राम अगर ध्यान हो, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है उसमें से लिम्फ निकलता है, लिम्फेटिक सिस्टम मतलब उसके पैरेलल चलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो वाल्व चोक रखी थी वैसे ऐसे लिम्फ अपना ट्रेवल करता है। उसके जहां जहां नोड्स हैं वहां पे फाइटिंग होती है, जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे थे, और ऐसे मूव होके होके आगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाता है वापस हार्ट में जाने के लिए। तो जो भी लिम्फ था वो ब्लड से निकला, अपना एक अदर जो भी उसका डिफरेंट एक्टिविटीज थी, फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजेंस या डिफरेंट माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स, उनसे फाइटिंग करके वापस जाके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल गया और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में चला गया। तो लिम्फ जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हुआ, वो मिक्स्ड ब्लड ही तो फिर आगे हार्ट में गया है, राइट साइड। अब राइट साइड में अगर हार्ट में ब्लड जाएगा जो, उसी ने आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाना है। तो लिम्फ ब्लड के लेवल को मेंटेन करने की भी कोशिश करता है। मान लो कहीं पे सिर्फ चोट लग गई, ब्लड फ्लो हो गया, तो ये लिम्फ, ये भी एक लिक्विड है, इसके अंदर भी जैसे WBC है, प्लाज्मा है, तो ये वापस ब्लड में मिक्स करके या अपने जो
स्टोरेज करके रखता है उसको ब्लड में मिक्स कर देता है, तो ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। हार्ट का तो इसमें रिलेशन इतना सा ही है कि ये वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड में चला जाता है, मतलब राइट आर्ट्रियम में। ये लिम्फ में, लिम्फ में मतलब जो शुरू में वहां से इसने सेल्स से फ्लूइड लिया, इधर ब्लड से फ्लूइड लिया, डब्ल्यूबीसी आए या प्लाज्मा आया, वो सब चल के जो पैथोजन से फाइट करके ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, इसके वेस्ट भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, या वहां से जब स्टार्टिंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने लिया था तो आगे चलते चलते इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ही होगा, वो सब वाकई जाके उसमें इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। आप स्पेसिफिकली क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, कंपैरिजन मत करो बजे, वो सेपरेट ही पार्ट है। हाँ, बस ये है कि कहाँ से वो ये ब्लड से कहाँ से बाहर निकलता है, यानी कि सेपरेट होता है, और कहाँ जाके मिक्स हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बाहर निकलता है वहां से लिम्फेटिक सिस्टम मतलब एक समझो कि अलग हो गया, वहां से वो ब्लड को लेता है और ये सब करके वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अपना डाल देता है। तो इसको उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड में दो चीजें हो गई, ब्लड के एलिमेंट्स और प्लाज्मा। और लिम्फ में, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ ट्रेवल करता है, उसमें दो चीज हैं, लिम्फ में प्लाज्मा और ब्लड का कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी। ब्लड के अंदर ब्लड के बाकी सारे कंपोनेंट हैं, आरबीसी भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, लिम्फ में सिर्फ डब्ल्यूबीसी हैं। पूरा ब्लड जाता है बच्चे, पूरा ब्लड। और ब्लड में दोनों चीजें हैं, प्लाज्मा और ब्लड के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये एक कंप्लीट ब्लड है, ये कंप्लीट ही हार्ट में जाता है, लेफ्ट साइड भी ये कंप्लीट जाएगा, राइट साइड भी कंप्लीट जाएगा, और ऐसे ही वहां से बाहर निकलता है, अपने अपने सर्कुलेशन में चला गया। इस कंप्लीट ब्लड से ही लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया और बाकी सारा काम करके वो लिम्फेटिक सिस्टम से वापस फिर ब्लड में मिक्स हो गया। एनीवन एल्स? नो सर। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। ओके सर, थैंक ओके यू सर। सर। हाँ, वेलकम बेटा, वेलकम, हैव गुड डे।